नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 6 विज्ञान का पहला पाठ है भोजन, यह कहाँ से आता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी किताबों के आधार पर किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि कक्षा 6 के विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। जल्दी से एक नज़र हम विषय सूची पर डालेंगे कि कक्षा 6 में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अध्याय नंबर 1 है भोजन, यह कहाँ से आता है। अध्याय नंबर 2 है भोजन के घटक। अध्याय नंबर 3 में जानेंगे हम तंतु से वस्त्र तक। अध्याय नंबर 4 में जानेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। अध्याय नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। अध्याय नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अध्याय नंबर 7 पौधों को जानिए। अध्याय नंबर 8 शरीर में गति। अध्याय नंबर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसके बाद हम अध्याय नंबर 10 में जानेंगे गति एवं दूरियों का मापन। अध्याय नंबर 11 में जानेंगे प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अध्याय नंबर 12 में जानेंगे विद्युत एवं परिपथ। अध्याय नंबर 13 में जानेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अध्याय नंबर 14 में जल के विषय में जानेंगे और अध्याय नंबर 15 में हमारे चारों ओर वायु के विषय में जानेंगे और अध्याय नंबर 16 में कचरा संग्रहक एवं निपटान के बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर हम 16 अध्यायों के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं विज्ञान में क्या है, कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। और विज्ञान वह ज्ञान है जहाँ पर कुछ न कुछ नया खोजने का सिलसिला जारी रहता है। ये देखें कि यह भोजन कहाँ से आता है, इसके विषय में हम जानेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। बिल्कुल सत्य है कि हम प्रतिदिन अलग अलग आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारियाँ प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक सारणी में 1.1 में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप अनेक राज्यों के दोस्त अगर आपके हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के जो भोजन होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर इडली है, सांभर है। और मुंबई महाराष्ट्र में हम अगर देखें तो वहाँ का कुछ अलग खाना होता है। ऐसे ही राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में अलग अलग खाना होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने दोस्तों का नाम और उन्होंने क्या खाया, उस दोस्त ने क्या खाया, वह यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख भोजन हैं यहाँ पर जो चीज़ें खाते हैं। जैसे मछली है, एक प्रकार से मांस है। नंबर 2 यहाँ पर दालें दिखाई दे रही हैं और पनीर दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं। आइए जाने कि क्या होते हैं ये खाद्य पदार्थ। जैसे यहाँ पर आप लोगों को चावल दिखाई दे रहा है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार के, अपने भोजन में क्या करते हैं, हम अनेक प्रकार की चीज़ों को खाते हैं। खाने की ये चीज़ें किससे बनती हैं ये आप जानेंगे। जैसे कि पके चावल के बारे में सोचो, चावल किस किस से बनता है। चावल बनाने के संगठक क्या है। संगठक मतलब चावल बनाने में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। चावल बनाने में हमें चावल और पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी को उबालते हैं और उसमें चावल डालते हैं जिससे कि हमारा चावल तैयार हो जाता है।
दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है, कई पदार्थ चाहिए होते हैं। जैसे सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की कच्ची सब्जियां हैं, नमक है, मसाला है, तेल है आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 में देखेंगे, सारणी 1-1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। आप लोग अपने घर में देख सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री है, जो यहाँ पर आप लोगों ने अपने दोस्तों से पूछ करके उन्होंने क्या-क्या खाया, वह किन-किन चीज़ों से बनता है, कौन-कौन से उसमें संघटक होते हैं जिनसे वो बनाया जाता है, आप अपने घर में भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसको सारणी नंबर 2 में सूचीबद्ध कीजिए, वस्तुओं का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री। आप उदाहरण नंबर ना सॉरी सारणी नंबर 1-2 में दिए गए कुछ अन्य नामों को इस सूची में जोड़िए। जैसे आप लोग देखते हैं खाद्य पदार्थ रोटी है, रोटी बनाने के लिए हमें आटा और जल चाहिए। ऐसे ही हमें अगर दाल बनाना हो तो इसके लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। तेल या घी भी हम तेल के बदले प्रयोग कर सकते हैं और मसाले चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थ देखें आगे चर्चा बढ़ाते हुए कि हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में से कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? जो भी चीज़ें हम खाद्य सामग्री में प्रयोग करते हैं वो संगठक संगठक कहलाते हैं। और वो संगठक कहाँ से आते हैं इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, ये खाद्य सामग्रियाँ कहाँ से आते हैं और उनके क्या स्रोत हैं। सारणी 1-2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से जो 2.1 चित्र है यह कहाँ से आता है? जैसे गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आप देखते हैं कि धान और गेहूं की खेती होती है और उनके पौधे होते हैं। अनेक पंक्तियां देखी होंगी आपने जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। आप सब लोग निश्चित तौर पर गेहूं और धान कैसे उगाया जाता है ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस है आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे हमने ऊपर गेहूं और धान देखा तो यह हमें पौधों से प्राप्त होता था, जबकि नीचे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे खाद्य सामग्री है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। या तो वह पादप स्रोतों से प्राप्त होता है या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। पादप स्रोत कहने का मतलब है कि हमें पौधों से प्राप्त होता है। जंतु स्रोत कहने का मतलब जीवों से हमें प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने देखा गेहूं और धान हमें पादपों से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम मांस, अंडा, मछली ये देखें तो हमें जीवों से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3 में देखेंगे हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी नंबर 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न है, सब्जी है तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अन्न है, सब्जी है, फल है आदि चीज़ें मिलते हैं। जंतुओं से हमें दूध है, मांस है, अंडे हैं, जंतु है उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि गाय से हमें दूध मिलता है, बकरी से दूध एवं मांस दोनों मिलता है, भैंस से हमें मुख्यतः दूध मिलता है।
दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन है, क्रीम है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? यह गाय भैंस इनसे प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं उसके कुछ प्रमुख स्रोत, जैसे इडली बनाया जाता है। इडली बनाने के लिए हमें चावल चाहिए। चावल पौधे से प्राप्त होता है या नहीं, धान के पौधे से प्राप्त होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका स्रोत क्या है? पौधा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे खाद्य मद है, मतलब जो चीज़ खाने वाली चीज़ है। नंबर 2 चीज़ उसकी कच्ची सामग्री, मतलब वो किससे बनता है और उसका स्रोत क्या है, वह कहाँ से आता है। जैसे हमें चिकन करी बनाना है, ऐसे ही अन्य चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इडली में हम उड़द की दाल को डालते हैं, नमक डालते हैं और जल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारी इडली तैयार हो जाती है, इडली तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमें अगर चिकन करी बनानी हो तो इसके लिए हमें चिकन चाहिए जो जंतु से प्राप्त होता है, और मसाला, तेल, घी, जल हमें पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर हमें खीर बनाना है तो खीर बनाने के लिए हमें दूध है, चावल है, चीनी है, ये सब संगठकों की आवश्यकता होती है। दूध हमें जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस बकरी इत्यादि से, जबकि चावल पौधों से, चीनी भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं का परिवहन किया जा रहा है, गेहूं ले जाया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर आप धान की खेत देखते हैं। क्योंकि भारत गाँव का देश है तो निश्चित तौर पर आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि किस प्रकार से धान की खेती होती है और किस प्रकार से गेहूं की खेती होती है। आप लोग इस विषय में जानते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम देखें कि घी है, पनीर है, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब भोजन के रूप में हम पौधे का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ जंतु का उत्पाद करते हैं। यहाँ पर जैसे कि चित्र दिया गया है, पादप के खाने योग्य भाग, जैसे यहाँ पर एक सरसों का पौधा दिया गया है। इस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से भाग इसके खाने योग्य हैं। जैसे हम इसके फल के विषय में देखें तो इससे सरसों जो होता है उससे तेल हम बना सकते हैं, और पुष्प है इसका, साथ में जो इसके पत्तियां होती हैं, पत्तियों से हम क्या करते हैं, पत्तियों से हम साग बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, और इसके जो अन्य भाग हैं उसके विषय में जानेंगे। पुष्प है और फल है, तना है, और यहाँ पर पत्ती है। ये सब या नहीं जो जड़ के ऊपर का पूरा भाग होता है, जड़ से पूरे ऊपर के भाग को हम प्रारोह तंत्र कहते हैं। प्रारोह तंत्र कहते हैं। जबकि जो जहाँ से पत्तियाँ निकलते हैं उसे हम नोट कहते हैं, नाड़ कहते हैं। जहाँ से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से जहाँ से पत्तियाँ निकलते हैं उसे नाट कहते हैं, और जबकि एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच में जो खाली जगह होती है उसे इंटर नाट कहते हैं। इसके बाद जो कलिका है, यह पत्ते और जो जहाँ से हमारा तना है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कलिका कहा जाता है। उसके बाद जो पौधे के जड़ वाला भाग है उसे मूल तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक मूल तंत्र और द्वितीयक मूल तंत्र। द्वितीयक मूल तंत्र मतलब जो नीचे की जड़ें होती हैं, प्राथमिक मूल तंत्र मतलब जो ऊपर की जड़ें होती हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सरसों के इस पौधे के विभिन्न भागों के विषय में समझ पाए होंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं,
कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में हम खाते हैं, कुछ पौधों को हम फलों के रूप में खाते हैं, जैसे सेब है, अनार है। ये आदि जो पौधे हैं उनके हम फलों को खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, कभी हम पुष्प का भी भोजन करते हैं। जैसे मूली, गाजर इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं उनका हम जड़ प्रयोग करते हैं, जबकि कभी हम तना है, कभी हम उनके पुष्प हैं, जैसे सीताफल है, काशी फल है, इनके फूलों का हम प्रयोग करते हैं। जबकि चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जा सकता है। जो ये सीताफल है या काशी फल है, इससे हम पकौड़ी बना सकते हैं। इसके फूलों से कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे कि हमने अभी देखा। और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए किया करते हैं। और क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं? निश्चित तौर पर जब केला कच्चा होता है तो हम उसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं। हालांकि हम अपने क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर मुख्य रूप से केले का जो कच्चे केले होते हैं उन्हें भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसको हम एक फल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्या आप अन्य किसी पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? निश्चित तौर पर अनेक ऐसे पौधे हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग उसके खाए जाते हैं। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? आइए देखें क्रियाकलाप 4 सारणी 1-3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को 1-4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे भोजन के रूप में पौधों का भाग, जैसे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा है, संगठक स्रोत है, और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। जैसे कि हम बैगन का भरता बनाते हैं तो इसके लिए बैगन चाहिए, और मिर्च मसाले के रूप में अन्य सामग्री हमें चाहिए होती है, और तेल है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, या किसी अन्य पौधे का भी हम प्रयोग इसी तरीके से करते हैं। साथ में पौधे का भाग जो हम संगठक के रूप में देता है, फल है, बीज है, ये हम उसमें प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखें कि भोजन के विषय में क्या दिया गया है कक्षा 6 में। यहाँ पर अपने आसपास के अनाज पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो जाते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं कि आप लोगों को उनका परीक्षण नहीं करना है कि वो पौधे खाने योग्य हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले भी होते हैं। अगर हम आगे क्रियाकलाप 5 में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साबुत मूंग और अंकुरित मूंग यहाँ पर दिया गया है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेटकर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जब हमने सूखे चने या मूंग लिया था वह बाद में परिवर्तित हो रहा है, साबुत मूंग अंकुरित हो रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे सफ़ेद संरचना यहाँ पर बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं।
यहाँ पर बीज क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। और यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर इस प्रकार से अंकुरित नहीं हुए हैं वो बीज, तो उन्हें फिर से हम उसी प्रकार से गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मधुमक्खी का छत्ता, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है, इसके विषय में आप जानेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साबुत चना से किस प्रकार से बीज अंकुरित हो रहा है, और इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। जबकि अब हम शहद के विषय में जानेंगे कि शहद आता कहाँ से है, यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाया करती हैं। आप लोगों ने अपने गांव घरों में निश्चित तौर पर मधुमक्खियों के छत्ते देखे होंगे। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों के मकरंद या नहीं मकरंद मीठा रस, फूलों के मीठे रस को एकत्रित करते हैं, इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं, मतलब संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फूल और उसका मरकंद या नहीं मीठा रस वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को ही शहद कहते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे कि हम शहद किसे कहते हैं। जो मधुमक्खियाँ फूलों के रस को, मीठे रस को लाती हैं, जिसे संग्रह करती हैं, और जब वह संग्रहित होता है तो हम उसे निकाल लेते हैं और जिसे शहद के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। जंतु क्या खाते हैं, इसके विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु हैं जिनकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, या फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपके पालतू जानवर क्या खाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुत्ता देखा है, भैंस देखा है, बिल्ली देखा है, बकरी, ये सब चीज़ें आप लोग पालते हैं और देखा होगा कि आप लोग ये चीज़ें क्या क्या खाते हैं। अन्य जंतु भी क्या खाते हैं, जैसे गिलहरी है, कबूतर है, छिपकली है, या छोटे से कीट, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे क्रियाकलाप 6 में। यहाँ पर देखें कि गिलहरी अखरोट खाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है गिलहरी को। क्रियाकलाप 6 आप देखें 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे जीव का नाम है और वो क्या खाते हैं, उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन क्या है, जंतु और उनका भोजन के विषय में हम जानेंगे। जैसे भैंस है, भैंस घास है, खली है, भूसा है, अनाज है, पत्ती है, ये चीज़ें खाती हैं। बिल्ली हैं, छोटे जंतु खाती हैं, पक्षी खाती हैं, दूध खाती हैं। चूहा है, चूहा अगर देखें तो अनाज खाता है, मांस खाता है। आप ये बिल्कुल ना घबराएं कि यहाँ पर लिखाया नहीं जा रहा है। हम जब अभ्यास प्रश्नों को करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि चूहा अनाज और मांस दोनों चीज़ें खाता है। शेर है, केवल मांस को ही खाता है। बाघ है, यह भी केवल मांस ही खाता है। मकड़ी है, मकड़ी भी केवल कीड़े मकोड़ों को ही खाती है। और छिपकली की अगर बात करें तो यह भी छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय है, गाय घास है, भूसा है, अनाज है, पत्ती है, ये सब चीज़ें खाती है। मनुष्य के विषय में अगर हम कहें तो यह भोजन है, जैसे गेहूँ, चावल, अनाज, फल, मांस, ये सब चीज़ें खाता है।
और जबकि तितली के बारे में अगर हम कहें तो यह फूलों का रस मुख्यतः खाता है, जबकि साथ में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। कौवा कौवा की अगर बात करें तो यह मरे हुए जानवरों को खाता है और गंदगी भी खाता है, इसलिए इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जा सकता है। कुछ अन्य जानवरों या प्राणियों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो क्या खाते हैं, उसके विषय में भी आप बता सकते हैं। मुख्यतः जो ये जीव होते हैं, ये जंतु होते हैं, ये 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु मतलब जो केवल पौधों एवं पादप खाते हैं, केवल पौधों एवं पेड़ पौधों के पत्ते हैं, पौधे हैं, वो चीज़ें खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और जो जंतु मांस ही मांस खाते हैं, जैसे बाघ है और शेर है, ये मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जो केवल मांस ही मांस खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे हैं, भोजन है और साथ में मांस खाते हैं, वह सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें भी खाता है और मांस भी खाता है, इसलिए मनुष्य को हम सर्वाहारी जीव कह सकते हैं, प्राणी कह सकते हैं। आप लोग आशा करता हूँ कि शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त पादपों को खाते हैं, मांसाहारी जो केवल मांस को खाते हैं, सर्वाहारी जो मांस एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाते हैं। आइए देखें इसके बारे में, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी। शाकाहारी में आप देख सकते हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ये सारे प्राणी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जबकि मांसाहारी में हम शेर है, बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, इन प्राणियों को मुख्यतः रख सकते हैं। जबकि सर्वाहारी में अगर हम देखें कौवा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये ऐसे प्राणी हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें भोजन भी खा लेते हैं और साथ में उसके साथ साथ मांस को भी खा लेते हैं। उसके बाद पहली जानना चाहती है कि 1.5 में भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य को निश्चित तौर पर हम सर्वाहारी में रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं, लेकिन कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मांस को भी खाते हैं, इसलिए हम सर्वाहारी में मनुष्य को रख रहे हैं। हालांकि अपवाद के तौर पर कई ऐसे लोग होते हैं कि जो केवल शाकाहारी ही भोजन करते हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को हम सर्वाहारी में ही रखेंगे। हम जानते हैं कि हमने बहुत से लोग ऐसे हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यहाँ पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। निश्चित तौर पर हमारे देश भारत में आज भी कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आज भी जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता है। प्रमुख शब्द हमने देखे थे संगठक, मतलब किसी भी भोजन को तैयार करने में जो चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं वह संगठक कहलाता है। जैसे हमने चावल बनाने के लिए देखा था कि चावल और जल का प्रयोग किया जाता है। चावल और जल क्या है, चावल बनाने के संगठक हैं। ऐसे ही रोटी की अगर बात करें, रोटी बनाने के लिए हमें आटा और जल की आवश्यकता होती है, अतः हम कह सकते हैं कि जल और आटा रोटी बनाने के क्या है, संगठक हैं। वैसे ही खाद्य मतलब जो चीज़ें हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखे थे फल है,
चावल है, गेहूँ है, ये सब खाद्य पदार्थ हैं। मरकंद है यानी ही मीठा रस, जो हमने देखा था कि मधुमक्खियों के द्वारा भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। अंकुरित बीज हैं। हमने यहाँ पर मटर और चने का उदाहरण देखा था, जिससे कि आप लोगों ने चित्र में अच्छे से समझ लिया होगा। शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को ही खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन एवं मांस जंतुओं से प्राप्त होने वाला, पादपों और जंतुओं से प्राप्त होने वाला दोनों प्रकार के भोजनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी में हम देखें जो केवल पादपों से अपना जीवन यापन करते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस को ही खाकर जीते हैं, वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। सर्वाहारी जो ये दोनों प्रकार के भोजन को खाते हैं, वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। इसके बाद सारांश में हम देखें कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। इसके विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। दो प्रकार के मुख्य स्रोत हैं, या तो पादप पौधे या तो जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि शाकाहारी किसे कहते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मांसाहारी किसे कहते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं, केवल जंतुओं का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं या मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, इसके विषय में हम जल्द ही चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लाल बटन का जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाकर जो घंटी है उसे ऑल नोटिफिकेशन में रख सकते हैं। जैसे ही हमारी अगली वीडियो आती है तो उसकी सूचना आप लोगों तक बहुत जल्दी या नहीं सबसे पहले पहुंच जाती है। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।